स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज फिर देखेंगे क्वेश्चन बैंक क्लास 12th के लिए। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री में जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें अब हम पहुँच चुके हैं चैप्टर 12th पर। और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं 1 से लेकर के 11 तक के, तो उन्हें भी जाकर के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और उन्हें भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 12th है ये है एल्डिहाइड कीटोन्स तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन जो है इसके अंदर दे रखे हैं और क्या इनके उत्तर होंगे। जानते हैं सब कुछ वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यूरोट्रोपिन किस यौगिक से बनाया जाता है। अब देखिए सीधे सीधे मैं उत्तर को भी बता सकता हूँ और थोड़ा सा उनके बारे में आपको समझा भी सकता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आप डिटेल के साथ में उनको समझे तो वीडियो अब थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप कुछ धैर्य है, सब्र है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो आप बहुत कुछ नया सीख पाएंगे, है ना। और यदि मैं सीधे उत्तर को टिक कर दूंगा तो हो सकता है आप उसकी कोई इच्छा जिज्ञासा रह जाएगी इसके बारे में, थोड़ा सा ऐसा हमें मिल जाता। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो थोड़ा सा आज हो सकता है कि लंबा हो, तो कोशिश करूंगा कम समय में पूर्ण करने की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यूरोट्रोपिन किस यौगिक से बनाया जाता है। तो पहले तो जैसे कि यूरोट्रोपिन किस यौगिक से बनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोट्रोपिन जो होता है इसका फार्मूला या इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है। तो आप बहुत आसानी से इसे पहचान पाएंगे। तो देखिए यूरोट्रोपिन जो होता है ये कौन से यौगिक से बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया से। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अमोनिया तो कहीं पर है नहीं, हमें सिर्फ एक ही विकल्प मिल रहा है यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड जो है ये हमारा इसमें उत्तर बन जाता है ना, फॉर्मेल्डिहाइड से। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया से ये किस प्रकार बनता है, तो जैसे कि हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को HCHO, इसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और ये हम लेते हैं अमोनिया को NH3 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके 4 अणु लेते हैं और यहाँ पर इसके 6 लेते हैं। ठीक है, इनके बीच में जब रासायनिक क्रिया होती है तो इसमें CH2 6 और N4 साथ में 6 अणु जल के भी निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका जिसमें CH2 6 यानी कि हेक्सा CH2N4 है, ये है यूरोट्रोपिन। अब देखिए इसकी जो संरचना होती है तो संरचना भी हम बना सकते हैं, पर उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है यूरोट्रोपिन ये। और मूत्र नलिका के संक्रमण को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है यूरोट्रोपिन का। अब जो यूरोट्रोपिन होता है इसका जो हम नाम है, इसके नाम को क्या कह सकते हैं, तो ये हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन इसे कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम जो होगा ये हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, ये हम इसको नाम दे सकते हैं, ये इसका नाम रहेगा। तो आपने देखा यहाँ किस प्रकार से इसे बनाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोज़नमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। तो रोज़नमुंड अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद होता है ये क्या होता है। तो देखिए रोज़नमुंड अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद होता है वो होता है एल्डिहाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए थोड़े से शॉर्टकट में रोज़नमुंड अभिक्रिया को भी समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया RC++O और Cl। ठीक है, एल्किल एसिटिल क्लोराइड कह सकते हैं या एसिल क्लोराइड इसे कह सकते हैं। यदि हम R की जगह पर CH3 लेंगे तो ये एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, और अभी इसे हम एसिल क्लोराइड कह सकते हैं। तो एसिल क्लोराइड का जब हम अपचयन करते हैं तो यहाँ पर इसका हम करेंगे अपचयन, और अपचयन के लिए यहाँ पर हम लेते हैं पैलेडियम PdBaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में जब हम इसका अपचयन करते हैं तो इसमें हमें प्राप्त होता है RC++O और H, यानी कि ये बनता है एल्डिहाइड और प्लस HCl।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें एल्डिहाइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फार्मेलिन का मुख्य अवयव है। तो देखिए फार्मेलिन होता क्या है, तो देखिए फार्मेलिन नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि फार्मेलिन यानी कि कहीं ना कहीं ये फार्मिक अम्ल फार्मेल्डिहाइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फार्मिक अम्ल से तो नहीं, पर आप ध्यान रखिएगा फार्मेल्डिहाइड से जरूर ये रिलेटिव है, ठीक है। तो फार्मेल्डिहाइड जो होता है, फार्मेल्डिहाइड का 40%, ठीक है, फार्मेल्डिहाइड का 40% जो विलियन होता है, जलीय विलियन या तनु विलियन कह दें, का तनु विलियन, ठीक है, इसका तनु विलियन जो होता है उसी को कहा जाता है फार्मेलिन, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको उत्तर तो आसानी से मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर फार्मेलिन है, फार्मेल्डिहाइड का 40% तनु विलियन होता है जिसे हम फार्मेलिन कहते हैं। तो देखिए 40% तो इसके अंदर हो जाता है फार्मेल्डिहाइड, इसी के साथ इसके अंदर 55% तक, ठीक है, 55% जो होता है इसके अंदर जल होता है ये, और लगभग 5% इसके अंदर जो होता है ये होता है इसमें 5% के करीब CH3OH मैथनॉल। तो ये जो विलयन होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो जाता है फार्मेलिन। अब इसमें हम देखते हैं तो मुख्य अवयव जो है वो क्या है, तो उसमें फार्मेल्डिहाइड है और बाकी सब क्या है, पानी है, और 5% के रूप में इतना मेथनॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड। तो फार्मेलिन से ही आप समझ जाना कि ये फार्मेल्डिहाइड का एक ही रूप है। चलिए ठीक है, इसी का तनु विलयन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सबसे प्रबल अम्ल है। तो देखिए सबसे प्रबल अम्ल को पहचानना है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर जो सबसे प्रबल अम्ल होगा ये होगा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। अब देखिए मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला सूत्र है ये हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं एसिटिक अम्ल को, तो एसिटिक अम्ल हम लिखते हैं CH3COOH को, ठीक है। तो इसी CH3 में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है CH2COOH और साथ में एक Cl यहाँ पर लग जाएगा। इसे हम कहेंगे मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल जो होता है वो इन सब में सबसे प्रबल अम्ल यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है इसकी वजह से ये प्रबल अम्ल होगा। अब यदि हम इसे हटा देते हैं तो फिर यहाँ पर सबसे मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल को हटा दें, मान लीजिए कि ये इसमें नहीं है, ठीक है, ये हमारा उत्तर तो हो चुका है यहाँ पर मान लीजिए कि ये नहीं हो तो फिर कौन होगा, तो फिर फार्मिक अम्ल होगा और फिर बेंजोइक अम्ल होगा और फिर एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर नंबर दें इनको तो यहाँ पर मोनोक्लोरो पहला नंबर होगा प्रबल अम्ल में, फिर इसके बाद में यहाँ पर फार्मिक अम्ल हो जाएगा, फिर इसके बाद में बेंजोइक अम्ल होगा और लास्ट में यहाँ पर एसिटिक होगा। तो इस प्रकार से इनके यहाँ पर प्रबलता का क्रम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर केनिज़ारो अभिक्रिया में HCHO जो फार्मेल्डिहाइड होता है की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो केनिज़ारो अभिक्रिया में फार्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो फार्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में किससे इसकी क्रिया होती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, ठीक है। केनिज़ारो अभिक्रिया जिसमें फार्मेल्डिहाइड के जो अणु होते हैं वो संघनित होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो वहाँ पर 50% जो है NaOH क्षार उसमें उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल जो है ये ऑक्सीकृत होकर रक्त स्थान बनाते हैं। अब देखिए प्राथमिक अल्कोहल जो है ये ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाते हैं, तो प्राथमिक अल्कोहल का आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक अल्कोहल जो है ये हम किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे कि ये CH2 है और OH है, ठीक है, जो OH हाइड्रोक्सी समूह होता है ये CH2 कार्बन के साथ में जब लगा होता है उसी कार्बन के साथ में और कोई भी एल्किल समूह वहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक CH3 लगा देते हैं इस प्रकार से। तो देखिए CH3 CH2OH जो है ये एक प्रकार का क्या है यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल है। अब यहाँ पर हम CH3 नहीं भी लिखें और यदि हम R लिख लें तो RCH2OH भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि R उसी
आर की जगह पर यहाँ पर CH3 है और आर की जगह पर और कोई भी यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल हुआ। अब इससे हमें क्या करना है, ऑक्सीकृत करना है। तो ऑक्सीकृत करने के लिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करवा देते हैं या ऑक्सीकरण इसका करवाते हैं। तो देखिए हमें जिसका ऑक्सीकरण जब हम करवाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ से ये H2 और O निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर RCHO क्या बचेगा, RCHO। तो RCHO क्या होगा, तो यदि हम CH3 लेते हैं इसकी जगह पर तो ये CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और इसी का यदि हम और भी आगे इसमें ऑक्सीकरण करवा देते हैं तो फिर ये कार्बोक्सिलिक में भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो यहीं से निकल के आ जाएगा कि इसमें क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें बनेगा एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम उत्तर दे सकते हैं एल्डिहाइड। चलिए, ये हमारा इसमें उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड से में अमोनिया मिलाकर संघनन कराने से क्या बनता है। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही क्रिया करवाई थी, तो उसमें क्या बना था, तो उसमें बनता है यूरोट्रोपिन। ठीक है, यूरोट्रोपिन इसमें बनेगा। तो ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कीटोन अपचयित होकर रक्त स्थान एल्कोहल बनाते हैं। तो कीटोन जो है ये अपचयित होकर के कौन सा एल्कोहल बनाते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये बनाते हैं द्वितीयक एल्कोहल। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ये हो जाएगा द्वितीयक एल्कोहल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा अचार, चटनी, मुरब्बे में परिरक्षक पदार्थ के रूप में रक्त स्थान अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम उपयोग करते हैं सिरके का, जिसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा, जिसे हम CH3COOH लिखते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को कर देते हैं। तो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देंगे, इस 10वें क्वेश्चन का उत्तर मैं यहाँ बता रहा हूँ, लाल कर देंगे। ठीक है, देखिए अम्ल है और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा लाल कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फार्मिक अम्ल के निर्जलीकरण में कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो फार्मिक अम्ल का जब हम निर्जलीकरण करते हैं तो इसमें से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो यहाँ पर जो गैस प्राप्त होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा ये इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा समझ भी लेते हैं इसको कैसे ये प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया HC चलिए मैं थोड़ा सा संरचना सूत्र के रूप में से लिख देता हूँ, HC11O और OH। ये हुआ यहाँ पर हमारा फार्मिक अम्ल और यहाँ पर हम ले लेते हैं Al2O3। ठीक है, 350 डिग्री पर इसका निर्जलीकरण करते हैं। तो यहाँ पर ये CO और H2 में देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये H, ये H, ये H। ठीक है, ये बन जाएगा H2O और ये हो जाएगा CO। तो यहाँ पर CO जो है ये गैस इसमें निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है बेंजल्डिहाइड में कैसियन मिलाकर के संघनन की जो क्रिया होती है उसका हमें नाम लिखना है। तो संघनन की क्रिया का यहाँ पर नाम क्या होगा, तो ये जो संघनन की क्रिया होती है इसे हम कहते हैं बेंजोइन संघनन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा बेंजोइन संघनन। ठीक है, बेंजोइन संघनन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है ये क्या कहलाता है। तो देखिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है ये कहलाता है टालेन अभिकर्मक। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ये हो जाएगा टालेन अभिकर्मक। चलिए टालेन अभिकर्मक इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
एसिटिल्डिहाइड का विरंजन चूर्ण के साथ में गर्म करने पर कौन सा पदार्थ बनेगा? तो देखिए एसिटिल्डिहाइड को विरंजन चूर्ण के साथ में जिसे हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और क्लोरोफॉर्म जिसे हम CHCl3 भी कहते हैं, क्लोरोफॉर्म इसमें बनेगा। ठीक है ना, प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होगी, यदि मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फार्मिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल में अंतर स्पष्ट करने वाले एक अभिकारक का नाम लिखिए। तो देखिए फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं वही टॉलेन अभिकर्मक। तो टॉलेन अभिकर्मक जो होता है, ये टॉलेन अभिकर्मक, ठीक है, और टॉलेन अभिकर्मक लेंगे तो ये एसिटिक अम्ल जो होता है टॉलेन अभिकर्मक के साथ में कोई क्रिया नहीं देता है, जबकि फार्मिक अम्ल जो है ये क्रिया देता है। तो इस प्रकार से हम इनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं टॉलेन अभिकर्मक की सहायता से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है, ये हमें इसमें दिखाना है करके कि सत्य है ये कथन या फिर असत्य है। तो यहाँ पर सत्य और असत्य के रूप में इसको दिखाना है। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का यदि हम अपचयन करते हैं तो इससे फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है क्या? तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड जिसे हम कहते हैं HCHO, ये ठीक है, ये अब अपचयन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन उसमें जोड़ना या ऑक्सीजन को निकालना। तो देखिए यदि हम ऑक्सीजन निकालते हैं तो ये CH2 में बदलेगा, और हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये CH3 में बदलेगा या CH4 में बदलेगा और ऑक्सीजन निकल जाए, है ना। तो किसी भी स्थिति में ये फॉर्मेल्डिहाइड से फार्मिक अम्ल प्राप्त नहीं होता है। पर यदि हम इसका क्या करवा दें, ऑक्सीकरण यदि करवा देते हैं, ठीक है ना, यदि हम इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं तो ऑक्सीकरण की स्थिति में ये फार्मिक अम्ल में जरूर परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये कथन जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कथन फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से फार्मिक अम्ल प्राप्त होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि अपचयन से नहीं होगा, ऑक्सीकरण से जरूर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि ऑक्सीकरण करवा देंगे इसका तो जरूर ये प्राप्त होगा। चलिए, तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टीफेंस अभिक्रिया से केवल एल्डिहाइड बनते हैं, तो स्टीफेंस अभिक्रिया से कौन से केवल एल्डिहाइड बनते हैं, ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, तो ये भी हमारा सत्य होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये अल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, तो ये भी सत्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसिटिल्डिहाइड में बहुलीकरण की क्रिया नहीं होती है, तो ये कथन जो होगा ये गलत होगा, क्योंकि इनमें बहुलीकरण की क्रिया हो जाती है। ठीक है ना, और बहुलीकरण की क्रिया इनमें होती भी है। तो यहाँ पर एक बहुलीकरण अभिक्रिया का मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि ये हम लेते हैं CH3CHO, ठीक है ना, एसिटिल्डिहाइड के 3 अणु यहाँ पर लिए, और यहाँ पर हम लेते हैं H2SO4। तो उस स्थिति में ये CH3CHO थ्राइस, और जिसे हम पैरा एसिटिल्डिहाइड कहते हैं, ये इसमें हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुलीकरण अभिक्रिया ही है। ठीक है, तो इनमें होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल में सिरके जैसी गंध आती है, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। सिरका एसिटिक अम्ल का ही रूप है, तो उसमें गंध आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कैनिज़ारो अभिक्रिया नहीं होती है? तो देखिए कैनिज़ारो अभिक्रिया किस यौगिक में नहीं होती है, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा CH3CHO। इसमें ये अभिक्रिया नहीं होती है, और बाकी इन सभी में होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैनिज़ारो अभिक्रिया नहीं देता है, वही क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो CH3CHO जो है इसी में होगी, नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं देगा और बाकी देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ थर्ड विकल्प हमारा जो है ये मिसप्रिंट है, इसमें यहाँ पर विकल्प है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोज़नमुंड अभिक्रिया में CH3COCl एसिटिल क्लोराइड का अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है? तो देखिए यहाँ पर जो किसकी उपस्थिति में होता है, तो ये हमें इसमें दिखाना है। तो ये होता है अपचयन पैलेडियम बैरियम सल्फेट BaSO4।
ठीक है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिनेमिक अम्ल जो है ये अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल है, ये हमें इसमें दिखाना है कि ये असंतृप्त अम्ल है या नहीं है। तो देखिए असंतृप्त का मतलब क्या होता है कि जहां पर कोई भी द्विबंध या ट्रिपल बंध आ जाता है तो वो असंतृप्त होते हैं। अब अल्फा और बीटा क्या होते हैं, तो ये कार्बन परमाणु की संख्या होती है। पहला कार्बन होता है अल्फा बोलते हैं, दूसरा होता है तो बीटा बोलते हैं। चलिए सिनेमिक अम्ल का जो सूत्र होता है उसको देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन का आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे C6H5CH जो होगा द्विबंध होगा CH और COOH, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर C6H5 और ये CH दोनों के बीच में द्विबंध है, मतलब असंतृप्त तो ये है। इसी के साथ में जहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है, इससे नज़दीक का जो कार्बन है वो कहलाता है अल्फा कार्बन परमाणु और दूसरा कहलाएगा बीटा। तो ये अल्फा और बीटा, ठीक है। और इस पूरे का जो नाम है वो क्या है, तो इसका नाम है सिनेमिक अम्ल, ठीक है। तो ये सिनेमिक अम्ल है, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल है। तो यहाँ पर ये कथन भी हमारा जो है सत्य हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन जो है आपने जो पूरे क्वेश्चनों को देखा है तो उसमें एक क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा और उस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में रखा है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 था उसमें थी सही जोड़ी, और सही जोड़ी जो थी ना वो बिल्कुल सही नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रख दिया। क्योंकि बहुत कुछ हमें जो क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, इन क्वेश्चनों में थोड़ी थोड़ी मिसप्रिंट या कुछ भी अव्यवस्था थोड़ी सी देखने को मिल रही है, तो उसी वजह से मैंने वहां पर बीच में इसको नहीं रखा, क्योंकि इसे लास्ट में रख दिया। तो मिलाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से जो कुछ मिलेगा मिलाने की पूरा प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रोजनमुंड अभिक्रिया, अब रोजनमुंड अभिक्रिया जो है इसे हम मिला सकते हैं। तो रोजनमुंड अभिक्रिया एल्डिहाइड से संबंधित यहाँ पर हो जाती है। अब कैनिजारो भी एल्डिहाइड से संबंधित होती है ना। फार्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इनसे संबंधित होती है, क्योंकि कैनिजारो अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड भी देता है, फार्मेल्डिहाइड भी देता है और ट्राइक्लोरो एस्टेल्डिहाइड भी देता है। तो देखिए अब बेंजल्डिहाइड यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर जो इटार्ड अभिक्रिया होती है तो इटार्ड अभिक्रिया भी बेंजल्डिहाइड से संबंधित है। तो थोड़ी सी ऐसी इसमें अव्यवस्था यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा बनती है ना, कि हम इसमें जो उत्पाद देते हैं उससे मिलाएं या वो अभिक्रिया किसी तरीके से उससे संबंधित है। तो कैनिजारो अभिक्रिया, अब कैनिजारो अभिक्रिया जो है, जैसे कि ये एक अम्ल के सोडियम लवण में और एक अणु जो होता है उसका जो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको हम इससे मिला सकते हैं। इसी के साथ में एल्डोल संघनन, तो एल्डोल संघनन जो ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड से संबंधित होती है। चलिए इसे मिला दिया। अब यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड इधर भी दे रखा है, बेंजल्डिहाइड इधर भी दे रखा है। ये किसी भी प्रकार से इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो अब ना तो ये मिलेगा ना पायरोलिग्नियस अम्ल मिलेगा। अब पायरोलिग्नियस अम्ल जो है ये एसिटिक से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है, ना ही पेंडेनल है, ठीक है ना। तो अब इसमें बाकी के विकल्प जो है ये मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा अव्यवस्थित ही समझिएगा, तो बस यहीं तक ये हो पाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं, इसलिए मैंने लास्ट में रखा। मैं नहीं रखता तो आपको ऐसा लगता कि क्वेश्चन जो है ये क्यों नहीं रखा, तो मैंने फिर भी आपके सामने उस बात को यहाँ पर उपस्थित कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ।